विश्व इतिहास की झलक। इतिहास की परिक्रमा में आज हम आ पहुँचे हैं 31वें पड़ाव पर, कुषाणों का सीमावर्ती साम्राज्य, और इसे लिखने की तिथि है 11 अप्रैल सन 1932। मैंने पिछले पत्र में भारत पर शकों और तुर्कों के बार बार हमलों का जिक्र किया है। मैंने तुम्हें दक्षिण में शक्तिशाली आंध्र राज्य की बढ़ोतरी का हाल बताया है, जो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ था। शकों को कुषाणों ने आगे खदेड़ दिया और कुछ दिन बाद कुषाण खुद ही सामने आ गए। ईसा के 1 सदी पहले इन लोगों ने भारत की सीमा पर एक राज्य कायम किया और यही राज्य बढ़ते बढ़ते एक बड़ा साम्राज्य हो गया। ये कुषाण साम्राज्य दक्षिण में बनारस और विंध्याचल तक, उत्तर में काशगर, यारकंद और खुतन तक, और पश्चिम में पार्थव और ईरान की सरहद तक फैला हुआ था। मध्य एशिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा कुषाण राजाओं के अधीन था। करीब 300 वर्ष तक, ठीक उन्हीं दिनों जबकि आंध्र राज्य दक्षिण भारत में फूल फल रहा था, ये साम्राज्य कायम रहा। मालूम होता है कि पहले तो कुषाणों की राजधानी काबुल थी, लेकिन बाद में पेशावर आ गई थी और उस वक्त पुरुषपुर कहलाता था और फिर पेशावर ही राजधानी बनी रही। इस कुषाण साम्राज्य की बड़ी दिलचस्प बातें हैं। ये बौद्ध साम्राज्य था और उसके मशहूर शासकों में एक शासक सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म का कट्टर भक्त था। राजधानी पेशावर के पास तक्षशिला थी, जो बहुत समय पहले से बौद्ध संस्कृति का केंद्र थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कुषाण लोग मंगोली थे या मंगोलियों से मिलते जुलते थे। कुषाण राजधानी से अपने वतन मंगोलिया तक लोगों का आना जाना बराबर होता रहा होगा, और बौद्ध शिक्षा और बौद्ध संस्कृति चीन और मंगोलिया पहुँच गई। इस तरह पश्चिमी एशिया का भी बौद्ध विचारों से गहरा संपर्क हुआ होगा। सिकंदर के ज़माने से ही पश्चिमी एशिया यूनानियों की हुकूमत में था और बहुत से यूनानी अपने साथ अपनी संस्कृति यहाँ लाए थे। ये यूनानी एशियाई संस्कृति अब भारतीय बौद्ध संस्कृति से मिलजुल गई। इस तरह चीन और पश्चिम एशिया का भारत पर असर पड़ा, लेकिन उसी तरह भारत का इन देशों पर भी असर पड़ा। पश्चिम में यूनानी रोमन दुनिया, पूर्व में चीनी दुनिया और दक्षिण में भारतीय दुनिया से घिरा हुआ कुषाण साम्राज्य एशिया की पीठ पर एक देव की तरह सवारी गांठे बैठा था। भारत और रोम एवं भारत और चीन दोनों के बीच ये अधबर की मंजिल बना हुआ था, जैसा कि संभावना थी। इस बीच की स्थिति में भारत और रोम के बीच गहरा आपसी संबंध पैदा करने में बहुत मदद पहुंचाई। कुषाण काल रोमन गणराज्य के आखिरी दिनों के साथ साथ, जब जूलियस सीजर जिंदा था, और रोमन साम्राज्य के शुरू के 200 साल के साथ साथ चलता रहा है। कहा जाता है कुषाण सम्राट ने ऑगस्ट सीजर के यहाँ बड़ा राजदूत मंडल भेजा था। इन दोनों देशों में खुश्की और समुद्र के रास्ते बहुत व्यापार होता रहा। भारत से रोम को इत्र, मसाले, रेशम, कम ख्वाब, मलमल, जरी के कपड़े और जवाहरात भेजे जाते थे। प्लिनी नामक रोमन लेखक ने कड़ी शिकायत की थी कि रोम से भारत को सोना खींचा चला जाता था। उसने कहा था कि विलास की इन चीज़ों पर हर साल रोमन साम्राज्य के 10 करोड़ सीस्तरसी खर्च हो जाते हैं। सीस्तरसी एक प्रकार का रोमन सिक्का था। ये रकम जब मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ तब के 1.5 करोड़ रुपयों के बराबर होगी। इस काल में बौद्ध विहारों और बौद्ध संघों की संगीतियों में बड़े बड़े वाद विवाद और शास्त्रार्थ हुआ करते थे। दक्षिण और पश्चिम के नए विचार या नए जामे में पुराने विचार आते रहते, और बौद्ध विचारों की सादगी के ऊपर इनका धीरे धीरे असर पड़ रहा था। परिवर्तन का सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि इसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। नई नई व्याख्याओं और विचारों के साथ जब जीवन और धर्म में संबंध रखने वाले नज़रिए से परिवर्तन हुआ, तब कला और शिल्प में इन विचारों का प्रदर्शन भी बदल गया। ये कहना आसान नहीं है कि परिवर्तन कैसे हुआ होगा। बौद्ध विचारधारा को एक ही दिशा में मोड़ने वाले प्रभावों में शायद 2 मुख्य थे। एक
ब्राह्मण धर्म और दूसरा यूनानी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, बौद्ध धर्म जात पात, पुरोहिताई और कर्म कांड के खिलाफ एक विद्रोह था। गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा को अच्छा नहीं मानते थे। वो ये दावा नहीं करते थे कि ईश्वर है और उनकी पूजा की जाए। वो तो केवल बुद्ध थे। बुद्ध अर्थात जागा हुआ या जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। इस विचारधारा के मुताबिक उस जमाने में बुद्ध की मूर्तियां नहीं होती थीं और उस समय की इमारतों में किसी तरह की मूर्तियां नहीं बनाई जाती थीं। लेकिन ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच का अंतर मिटा देना चाहते थे और बौद्ध विचारों में हिंदू विचार और प्रतीकवाद दाखिल करने की कोशिश में रहते थे। उधर यूनानी रोमी दुनिया के कारीगर देवताओं की मूर्ति बनाने के आदी थे, इसलिए धीरे धीरे बौद्ध मंदिरों में मूर्तियों का दखल शुरू हो गया। शुरू की मूर्तियां बुद्ध की नहीं बल्कि बोधिसत्वों की थीं, जो बौद्ध जातक कथाओं के अनुसार बुद्ध के पूर्व जन्म के माने जाते थे। ये सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि अंत में बुद्ध की मूर्तियां बना ली गईं और उनकी भी पूजा होने लगी। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय ने इन परिवर्तनों का स्वागत किया। ब्राह्मण विचारधारा के बहुत कुछ वो निकट रहा। कुषाण सम्राटों ने महायान मत स्वीकार किया और उसके प्रचार में मदद की, लेकिन उन्हें हीनयान मत या दूसरे धर्मों से कोई द्वेष नहीं था। कहते हैं कि कनिष्क ने ज़रथुस्त्र मजहब को बढ़ावा दिया था। महायान और हीनयान में कौन सा अच्छा है, इस विषय पे बड़े बड़े विद्वानों में जो शास्त्रार्थ हुए उनके बारे में पढ़ने से बड़ा मनोरंजन होता है। इसके लिए संघ की बड़ी बड़ी संगीतियाँ हुआ करती थी। कनिष्क ने कश्मीर में संघ की एक बहुत बड़ी संगीति बुलाई थी और कई 100 सालों तक इस सवाल पर शास्त्रार्थ और मतभेद चलते रहे। महायान उत्तर भारत में जीता और हीनयान दक्षिण में, और आखिर में इन दोनों को ही हिंदू धर्म ने हजम कर लिया। आजकल चीन, जापान और तिब्बत में बौद्ध धर्म का महायान मत पाया जाता है, लंका और बर्मा में हीनयान का। किसी कौम की कला उसके भावों का सच्चा दर्पण हुआ करती है, इसलिए जब शुरू के बौद्ध विचारों की सरलता की जगह जटिल प्रतीकों ने ले ली, तब भारतीय कला भी ज़्यादा जटिल और अलंकार पूर्ण होती चली गई। खास तौर से उत्तर पश्चिम में गंधार की महायान मूर्ति कला में मूर्तियों और अलंकारों की भरमार हो गई है। हीनयान शिल्प भी इस नई हवा से बिल्कुल अछूता नहीं था। वो धीरे धीरे अपनी पुरानी शैली की सादगी और संयम खो बैठा था। उसने अलंकार पूर्ण खुदाई और प्रतीकवाद को अपना लिया। अब हम कुषाणों से विदा लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, शकों और दूसरी तुर्की कौमों की तरह कुषाणों का भारत में आना या उस पर शासन करना ऐसा नहीं था जैसे कोई विदेशी एक हारे हुए देश पर हुकूमत कर रहा हो। वो लोग भारत से और भारत के निवासियों के धर्म के बंधन से बंधे हुए थे। इसके अलावा उन्होंने भारत के आर्यों की शासन प्रणाली को अपनाया था, और चूंकि उन लोगों ने अपने को बहुत हद तक आर्य प्रणाली के अनुकूल बना लिया था, इसलिए वो 300 वर्षों तक उत्तर भारत पर राज करने में सफल हुए।